शांतिनगर गांव में एक जला हुआ वीरान घर था, जिसके इर्द गिर्द डरावनी घटनाएं होती थी। रात में वहां से बच्चे की रोने की आवाज आती थी और उसका साया भी दिखता था। ये कहानी रतन नामक एक अनाथ बालक की है, जो 6 महीने पहले तक उसी गांव में रहता था। वो जला हुआ घर कभी उसका ही था। रतन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और 1.5 साल पहले एक दुर्घटना में उसके पिता की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अनाथ हो गया था। बेचारा, किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। पहले माँ चली गई और अब बाप भी चला गया। और मत कहो भाई, देखकर दिल फट जाता है। नन्हा सा बच्चा बिल्कुल अनाथ हो गया है। उस छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता है। खाता क्या है? गुजारा कैसे होता है? बस मैं ही कभी कभी बुलाकर 2 बिस्कुट दे देता हूँ। तुम जैसे 2-4 लोग जो देते हैं वही खाकर दिन कट लेता है। भगवान भी ना जाने क्यों इतनी परेशानियां देते हैं, समझ नहीं आता। रतन बहुत शांत स्वभाव का था। दिन भर अकेला ही रहता था। जब गांव के दूसरे बच्चे खेलते कूदते, तब वो अपने घर की दहलीज पर चुपचाप बैठा रहता। उसकी उम्र के बच्चों की माएं अपने बच्चों को रतन के साथ घुलने मिलने नहीं देते थे। शायद उन्हें लगता था कि इस अभागी बच्चे के साथ खेलने से उनके बच्चों का भी अमंगल होगा। रतन सब समझता था और चुपचाप आंसू पीकर रह जाता था। देखते ही देखते पौष का महीना भी लगभग खत्म होने को आया। संक्रांति में बस 2-4 दिन ही बाकी थे। ठंड के मौसम में गांव में पीठे पुली बनने की धूम मच जाती है। चारों ओर से चावल कूटे जाने की, गुड़ की और तले हुए पीठों की खुशबू फैल जाती। वो मीठी खुशबू रतन की नन्ही सी नाक तक भी पहुंची। उसे याद आ गया, जब पिता जिंदा थे तब वे इस समय दुकान से उसके लिए पाटी शपटा खरीद कर लाते थे। वो याद आते ही रतन की आंख भर आई और भूख भी जैसे दुगनी हो गई। रतन धीमे कदमों से आगे बढ़ा। उसकी पहली मंजिल थी पड़ोसी हाराधन बाबू का घर। हाराधन अमीर आदमी था। घर में जरूर अच्छा बुरा पक रहा होगा। रतन डरते डरते उनके आंगन के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। कौन है रे वहाँ? ओ, तू है मनहूस लड़के, सुबह सुबह आधम का। पीठे की खुशबू आ गई है क्या? नजर लगाने आया है ना? जा भाग यहाँ से। अरे, जिसकी पेट खुशबू सूंघ कर ही भर जाए, उसे पीठा देने की क्या जरूरत है? जा जा भाग यहाँ से। रतन अपमानित होकर आंसू पोंछते हुए वहां से हट गया। अब वो दूसरे पड़ोसी निवारन के घर के सामने गया। निवारन की पत्नी आंगन में बैठी चावल का आटा गूंथ रही थी। काकी, एक पीठा दोगी? बहुत भूख लगी है। ओह, क्या फरमाइश है? तुझे पीठा दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अभी जा यहाँ से। बाद में अगर कुछ बचा तो देखा जाएगा। ठीक कह रहा है। माँ बाप तो कब का मर गया, अब ये हमारी मुसीबत बन गया है। जा यहाँ से। पूरा दिन रतन को कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख से उसका पेट जल रहा था। शाम गिर आई थी। ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा था। भूख के मारे जब उसे और रहा नहीं गया, तो वो आखिरी कोशिश करने के लिए फिर से उसी हाराधन बाबू के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। रतन ने झांक कर देखा, हाराधन बाबू बरामदे में बैठे गर्मा गर्म पीठा खा रहे थे और कह रहे थे, वाह, पीठा क्या बना है, एकदम मजेदार। अरे तू फिर आ गया? कितना बेशर्म है रे तू। बाबूजी, दिन भर से कुछ नहीं खाया, 2 पीठे दे दो। पीठा खाएगा? ठीक है, खुद बनाकर खा ले। तेरे घर में चूल्हा तो है ना? अरे छोड़ो भी, बच्चा है। अरे तुम चुप रहो, ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। है, रुक, ये ले, इन्हें ले जा, घर जाकर खुद बनाकर खा ले। वो थोड़ी सी सामग्री हाथ में लिए रतन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटा। कोने में मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था। जब पिता जिंदा थे तब इसी चूल्हे पर खाना पकता था। रतन ने पिता को आग जलाते देखा था। उसी धुंधली सी याद के सहारे वो काम में लग गया। लेकिन सूखी लकड़ियां ठीक से जल नहीं रही थी। रतन ने
लकड़ी के एक टुकड़े में आग जलाकर उसे चूल्हे के अंदर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन ये काम उसके नन्हे हाथों के लिए आसान नहीं था। जैसे ही उसने पैर से उस लकड़ी को अंदर ढकेलना चाहा, वो जलता हुआ टुकड़ा छिटक कर उसके पास आ गिरा। रतन डरकर जैसे ही पीछे हटा, उसके पैर कोने में रखे मिट्टी के तेल के लैंप से जाकर टकराया। लैंप पलट गया और सारा तेल सूखी चटाई पर फैल गई और उस जलते हुए लकड़ी के टुकड़े से पलक झपकते ही आग भड़क उठी। आग की लपटें तेजी से उठने लगी। नन्हा रतन आग के घेरे में फंस गया। आग आग, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे देखो, रतन की झोपड़ी में आग लग गई। अरे सर्वनाश, लड़का तो अंदर है, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। पड़ोसी बाल्टियों में पानी लाने के लिए दौड़े, लेकिन सूखी घास फूस की बनी उस झोपड़ी में आग ने तब तक विकराल रूप ले लिया था। पानी की बौछारें उस आग को बुझा नहीं पा रही थी। हे भगवान, ये क्या मेरे कारण हुआ? मैंने ही तो उसे चावल गुड़ देकर चूल्हा जलाने को कहा था। नहीं नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। हाराधन चुपके से भीड़ से निकल गया और देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। रतन की दर्दनाक चीखें आग की लपटों में दबकर रह गई। जब सब कुछ शांत हुआ, तब तक रतन का नन्हा शरीर जलकर राख हो चुका था। अगले दिन गांव वालों ने उस राख के ढेर से रतन की कुछ बची कुची हड्डियां इकट्ठी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सबने अफसोस जताया, लेकिन कुछ ही दिनों में सब भूल गए। इस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद गांव का एक आदमी, जिसका नाम साधु था, वो पास के गांव से कीर्तन सुनकर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी। रतन की जली हुई झोपड़ी का वीराना उसके रास्ते में पड़ा। कौन है रे वहाँ? इतनी रात को झाड़ियों में क्या? कोई जवाब नहीं आया। साधु जैसे ही दोबारा चलने लगा, उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आग आग, मुझे बचाओ, बहुत तकलीफ हो रही है, बचाओ। कौन कौन रो रहा है? साधु ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो डर के मारे लगभग दौड़ते हुए अपने घर भागा। इस घटना के बाद से ही असली उपद्रव शुरू हुआ। रात में अगर कोई उस जले हुए वीराने के पास से गुजरता, तो उसे या तो रोने की आवाज सुनाई देती, या फिर वो देखता कि झाड़ियों के पीछे से एक जले हुए बच्चे का साया झांक रहा है। एक दिन एक आदमी साइकिल से लौट रहा था। अचानक उसे लगा कि साइकिल बहुत भारी हो गई है। पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके साइकिल के करियर पर एक भयानक जला हुआ बच्चा बैठा था। वो आदमी चीख मारकर साइकिल फेंककर वही बेहोश हो गया। निवारण भी रतन की मौत की बात लगभग भूल चुका था। उस रात वो बरामदे में बैठे अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था और उसकी पत्नी आंगन में पीठे तल रही थी। वाह भाभी, पीठे की खुशबू से तो पेट ही भर गया। अरे खाओ खाओ, मेरी पत्नी के हाथ का पीठा अमृत जैसे होते हैं। निवारण की पत्नी ने जैसे ही एक गर्मा गर्म पीठा तेल से निकालकर सांचे पर रखा, तभी वो अजीब घटना घटी। अरे ये क्या? अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सबने देखा वो गर्मा गर्म पीठा अपने आप हवा में उठकर पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। किसने खाया पीठा? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और पीठा उसी तरह हवा में उठकर गायब हो गया। अरे बाप रे, ये तो रतन का भूत है, भागो! निवारण और उसके दोस्त डर के मारे चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। रतन की आत्मा ने जैसे अपने बदला लेना शुरू कर दिया था। वो उन्हीं लोगों को डरा रहा था जिन्होंने उस दिन उसे एक पीठे के लिए भगा दिया था। हाराधन बाबू कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर घूमने गए थे। जब वो गांव लौटे तो उन्हें इन भूतिया घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस शाम वो अकेले ही आंगन में मिट्टी के आलव में आग जलाकर हाथ पैर सेक रहे थे। अजय सुनते हो, बाहर अकेले मत बैठो, आजकल गांव में ठीक बातें नहीं हो रही। रतन, हाँ, चुप करो तुम,
सब फालतू की कहानियां हैं। भूत मेरा क्या बिगाड़ेगा? जाओ तुम, अंदर जाओ। उसकी पत्नी डरकर घर में चली गई। हाराधन अकेले बैठकर आंख तपता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा। जैसे ही उसने दोबारा आंख की तरफ ध्यान दिया, ठीक उसी पल एक काला घना साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और जोर से एक धक्का मारा हाराधन को। हाराधन सीधा जाकर उस जलते हुए आला पर गिरा। आग ने उसके कपड़ों को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। आग तब तक उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? किसने किया ये? बचाओ! पत्नी की चीख सुनकर लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। जिस हाराधन ने एक भूखे बच्चे का आग से मजाक उड़ाया था, वो खुद आज उसी आग में जलकर राख हो गया। थोड़ी दूर उसी जली हुई झोपड़ी के पास रतन की आत्मा खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर रुदान नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला था, उससे बदला पूरा हो चुका था। नन्हे रतन की आत्मा ने अब धीरे धीरे धरती के मोह त्याग दिया। वो हल्की हवा के साथ आसमान की ओर उठने लगी। बहुत ऊपर जाकर वो एक चमकते तारे में बदल गई और ठीक उसी पल ना जाने कहां से दो और तारे तेजी से आकर उसके साथ मिल गए और एक होकर जलने लगे। दूर से ये नजारा सिर्फ प्रकाश दा देख रहे थे। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और माथे पर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आखिरकार ये बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंच ही गया। इतने दिनों से वो शायद अपने बेटे का ही इंतजार कर रहे थे। चलो, स्वर्ग में ही सही उनका परिवार फिर से एक हो गया। उस दिन से शांतिनगर के आसमान में वे तीनों तारे एक साथ ही चमकते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वो रतन और उसके माँ बाप की आत्मा है। वह एक साथ है, शांति से है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 2 भाई बहन थे। अंकित 12 साल और अन्या 10 साल थे। उनके माता पिता जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गए थे, लेकिन वो एक भयंकर तूफान में खो गए और कभी लौट कर नहीं आए। अंकित ने बहन का हाथ कसकर पकड़ा और कांपते हुए बोला, अनया, देख, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। हम किसी भी तरह से जी लेंगे बहन। अन्या ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, भैया, अब हमें क्या करना होगा? माँ पापा तो नहीं आए हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अंकित ने गहरी सांस ली और अपने छोटे कंधों को सीधा करते हुए कहा, बहन, हम जंगल में सुरक्षित रहेंगे। मुझे यकीन है कि किसी न किसी तरह से हम बचेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तू चिंता मत कर। दोनों भाई बहन जंगल की ओर बढ़े। चारों ओर ऊंचे पेड़ और अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी दूर से किसी जानवर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती तो दोनों डरकर एक दूसरे से चिपक जाते। जंगल का रास्ता कठिन था। अंकित ने देखा कि बहन भूखी और थकी हुई है। उसने अपनी छोटी सी झोली से बची हुई कुछ रोटियां निकालकर अन्या को दी। हाँ, ये ले, रोटी खा ले, ताकत आ जाएगी। हमें जंगल में रात गुजारनी है। भैया, यहाँ इतनी अंधेरी जगह, मुझे डर लग रहा है। ओहो, कोई बात नहीं। डर नहीं लगेगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई डरने की बात नहीं। चलो, कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। जंगल में चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी का पानी चमकदार और ठंडा था। अंकित ने देखा कि पास ही कुछ पेड़ों के नीचे एक खाली गुफा है। अनिया, वो देखो, हम वहीं रात बिताएंगे। चलो। भैया,
ये बहुत अजीब लगता है और यहाँ अंधेरा है और कुछ आवाजें भी आ रही हैं। हम सुरक्षित रहेंगे अनया, डर के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है? रात के समय जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई पक्षी नहीं था, कोई जानवर भी दिख नहीं रहा था, पर अचानक कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, तुमने सुना? कोई है यहाँ। हाँ, शांत रहो, शायद हवा की आवाज है। लेकिन दोनों को लग रहा था कि जंगल में कोई और भी है। अचानक एक चमकती हुई आंखें गुफा के बाहर दिखाई दी। भैया, वो क्या है? अरे बहन, हो सकता है कि शायद कोई जानवर होगा। तू डरना मत, है ना? हम चुपचाप रहेंगे, एकदम शांत। रात भर दोनों भय और आशंका में बैठे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल का वातावरण बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की ठंडी बूंदें अब उन्हें थोड़ी राहत मिली। और फिर अंकित ने बहन से कहा, हाँ, चलो नदी के पानी से अपने चेहरे को धो लो और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। भैया, रात बहुत डरावनी थी। मैं सोचती हूँ कि अब हम कैसे अकेले यहाँ रह पाएंगे। अनया, अब हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। जंगल भी हमारे नए घर की तरह है। भैया, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जंगल में और भी रहस्य हो सकते हैं? हाँ अनया, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। अगर डरेंगे नहीं तो बहुत कुछ सीखेंगे। देखना, बड़ा मजा आएगा। जंगल की ओर बढ़ते हुए दोनों ने देखा कि पेड़ों के बीच अजीब तरह की चमकदार चीजें झिलमिला रही हैं। अचानक उनके सामने एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। आंखें चमकदार और चाल बहुत धीमी थी। भैया, वो क्या है? एकदम शांत रहो। शायद ये जंगल का कोई रहस्यमयी प्राणी है। तभी प्राणी ने धीमी और मीठी आवाज में कहा, डरना मत बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जंगल का रक्षक हूं। तुम यहाँ अकेले कैसे आए? बात ये है कि हमारे माता पिता कुछ दिन पहले इसी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आए थे और फिर तभी एक तूफान आया और वो रास्ता भूल गए। तभी से हम खुद ही यहाँ रह रहे हैं। हम डरते हैं, लेकिन अब हम मजबूर हैं। तुम दोनों वाकई में बड़े बहादुर हो। लेकिन अगर तुम जंगल में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के नियम सीखने होंगे। मैं तुम्हें जंगल की बातें सिखाऊंगा। प्राणी ने उन्हें जंगल के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने बताया कि कहाँ सुरक्षित जगह है, कौन से फल और जड़ी बूटियां खाने योग्य हैं और कौन से जानवरों से दूरी बनाकर रहना चाहिए। भैया, मुझे अब डर कम लग रहा है। लगता है ये जंगल हमारा दोस्त भी बन सकता है। हाँ अनया, अब हमें खुद पर भरोसा है और हमारे पास तो जंगल का रक्षक भी है ना। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास कुछ शिकारी आए और जंगल को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाल बिछाए और बंदूकों से जानवरों को डराया। अनया, अब हमें कुछ करना होगा। ये जंगल हमारा घर बन गया है। लेकिन हम छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? छोटा होना मायने नहीं रखता अनया। अगर हम चालाकी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल सकती है। हाँ। अंकित और अन्या ने रहस्यमय प्राणी की मदद से जंगल की सुरक्षा की योजना बनाई।
उन्होंने पेड़ों और झाड़ियों का इस्तेमाल करके शिकारी के लिए जाल बनाए और शोर मचाकर उन्हें डराया और वो डरकर भाग गए। तुम दोनों ने वाकई में बहादुरी दिखाई। ये जंगल अब सुरक्षित है। भैया, हमने कर दिखाया, जंगल अब सुरक्षित है। हाँ अनया, जब हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जंगल में रहते हुए दोनों भाई बहन ने कई नए दोस्त बनाए। उनमें एक छोटी बंदर टोली थी, एक बुद्धिमान हाथी और रंग बिरंगे पक्षी शामिल थे। उन्होंने सीखा कि जंगल सिर्फ डर का स्थान नहीं, बल्कि सीखने और दोस्त बनाने का भी स्थान है। भैया देखो, ये सारे जानवर हमें पहचानते हैं और दोस्ती करते हैं। सही कहा अनया, हमें इनका सम्मान करना चाहिए और हमारी मदद भी करनी चाहिए। रहस्यमय प्राणी ने उन्हें ये भी सिखाया कि जंगल में हर चीज का एक महत्व है, पानी, पेड़, जानवर और हवा। इसे समझकर ही कोई सुरक्षित रह सकता है। जंगल में दिन बीतते गए। अंकित और अन्या ने रहस्यमयी प्राणी से बहुत कुछ सीखा। वो फल उगाने लगे, जड़ी बूटियां पहचानने लगे और जानवरों के साथ दोस्ती कर चुके थे। लेकिन एक दिन जंगल में फिर खतरा मंडराने लगा। गांव के कुछ शिकारी जंगल के अंदर और भी घुस आए थे। भैया, ये लोग फिर आए हैं, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी बताओ, नहीं तो ये जंगल को नष्ट कर देंगे। हमें डरना नहीं है, हमने पहले भी उन्हें रोक दिया था। इस बार भी सोच समझकर योजना बनाएंगे। हाँ। और फिर तभी रहस्यमय प्राणी ने कहा, सावधान रहो बच्चों, जंगल का नियम यही है कि खतरे का सामना बहादुरी से करना, लेकिन चतुराई के साथ। चलो अनया, हमें जंगल के हर कोने का फायदा उठाना होगा। चलो। हाँ भैया, अब डरने का समय नहीं है, नहीं तो ये लोग पूरा जंगल नष्ट कर देंगे। शिकारी कई बार अंकित और अन्या के बिछाए हुए जाल में फंस गए और डर के मारे भाग खड़े हुए। जंगल की आवाजें, जानवरों की मदद और बच्चों की चालाकी ने शिकारी को पूरी तरह हरा दिया। तुम दोनों ने वाकई में अद्भुत बहादुरी दिखाई है। जंगल अब सुरक्षित है। तुम सचमुच इसके रक्षक बन गए हो। हाँ, और हम इस जंगल को कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जंगल ना हमारे घर जैसा है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, ये जंगल हमारे घर जैसा ही है। सही कहा अनया, हमें अपने माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन अब हमें खुद पर भरोसा है। एक दिन अंकित ने देखा कि सूरज ढल रहा है और रात का चांद ऊपर चमक रहा है। उसने बहन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अनया, अब हम रात में भी डरेंगे नहीं, क्योंकि हम बहादुर हैं और एक दूसरे के साथ हैं। हाँ भैया, अब हम कभी अकेले नहीं हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। साहस, मुश्किलों का सामना डर के बिना करना चाहिए। साथी का महत्व, अकेले रहना कठिन, लेकिन साथ में सब संभव। प्रकृति का सम्मान, जंगल के नियम जानना और पालन करना, चतुराई और बहादुरी, बुद्धिमानी और साहस से ही कठिनाइयाँ टाली जा सकती हैं। अनया, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जंगल हमारा शिक्षक भी है। हर पेड़, हर जानवर और हर नदी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हाँ भैया, और हमें इसे सुरक्षित रखना है। अब हम अपने माता पिता की याद में इस जंगल में नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
रहस्यमयी प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा। अब तुम दोनों सिर्फ जीवित नहीं रहोगे, बल्कि जंगल के रक्षक बन गए हो। और इस तरह अनाथ भाई बहन ने जंगल में न केवल जीवित रहना सीखा, बल्कि साहस, धैर्य, मित्रता और प्रकृति के महत्व को भी समझा। अंकित और अन्या अब जंगल में नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। हर दिन नई चुनौतियाँ, नए अनुभव और नई खुशियाँ लेकर आता। और सबसे बड़ी बात, वो अब कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का हाथ था और जंगल का हर प्राणी उनका दोस्त था।